नमस्कार। कौशल के मान चैनल पे आप लोग का फिर से एक और बार हार्दिक स्वागत है। वीडियोस को मेरे व्यूज़ काफ़ी मिल रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड के जितने भी वीडियोस मैंने डाल के रखे हुए हैं व्यूज़ उसके बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। अब मैं आज के दिन जो आपके सामने प्रेजेंट होने आया हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर 10th स्टैंडर्ड। अब मैं 12th स्टैंडर्ड के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 12th कॉमर्स इट्स अ हाई टाइम। अब हम लोगों को अपने सिलेबस पे, अपने स्टडीज़ पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड आप लोग का बहुत खूब निकला होगा। महाराष्ट्र बोर्ड ने तो 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स को भी कैंसिल कर दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे स्टूडेंट पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोला गया है। बस इतना बोला गया था कि 11th स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग में से सारे लोग ये ना सोच के चले कि भाई अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो हम लोग पास हो गए। अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे रहे हैं पास्ट में, इसके पहले के जो एग्ज़ाम्स में अगर आप लोगों ने अच्छे परफॉर्म किए हैं तो ही आप लोग को आगे प्रमोट किया जाएगा या पास किया जाएगा। ठीक है, या तो फिर डिपेंड्स, टीचर के ऊपर भी बोला गया कि आप लोग के ऊपर भी डिसीजन जाता है। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हाँ वो स्टूडेंट अच्छा है, एक्टिव है, आगे पास होना चाहिए, तो उनको भी पास किया जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को नेगेटिव में मत लो। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर 12th स्टैंडर्ड में भेजा जा रहा है, इतने बड़े डिसीजंस लिए गए हैं, सीधे सीधे सारे स्टूडेंट्स को पास करने का डिसीजन नहीं लिया गया है। इसका मतलब ये है कि 12th स्टैंडर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभी भी। बराबर है, मतलब ये नहीं है कि ये 12th स्टैंडर्ड बोर्ड है इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर आप लोग को ओपन करके देता है आप लोग का लाइफ। ठीक है, आप लोग का करियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पर आप लोग अपने स्टडीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, अच्छा, तो फिलहाल तो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग टू द कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स, तो उससे रिलेटेड ही मैं टॉपिक को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आप लोग के जो सब्जेक्ट्स थे ऑलमोस्ट वही रिपीट होने वाले हैं। लैंग्वेजेस दो आप लोग को रहेंगे ही, डिपेंड करता है कि आप लोग ने इंग्लिश के अलावा कौन से लैंग्वेज को सूटेबल लिया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे लोगों ने हिंदी लिया है, डिपेंडिंग। ठीक है, मराठी भी है, गुजराती भी है, और अलग अलग स्ट्रीम, अलग अलग फील्ड से सब्जेक्ट्स सेकंड ऑप्शन एज एन लैंग्वेज चूज करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, OCM, SPE, उसके बदले में मैथ्स, ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। तो मैं आप लोग के लिए अकाउंटेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप लोग को जो अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट है उसमें भी पूरा अकाउंटेंसी नहीं है, आप लोगों को अभी भी बुक कीपिंग ही समझना है। ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी रहेगा आप लोगों का। अगर आप लोग अपने बुक को देखोगे, टेक्स्ट बुक को, तो वो बुक कीपिंग पहले है और उसके बाद में एंड अकाउंटेंसी है। ठीक है, तो जो अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट है वो आप लोग में बहुत कम रहेगा। अभी भी आप लोग को बुक कीपिंग के कॉन्सेप्ट को ही अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस से कि बुक कीपिंग में आप लोगों को कौन से चैप्टर्स हैं और किस चीज़ का हम लोग को अच्छा खासा ख्याल रखना है। फिलहाल 11th स्टैंडर्ड का बेस आप लोग के लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग का 11th स्टैंडर्ड का BK का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, यही बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जहाँ पर आप लोग अपने 11th स्टैंडर्ड के BK के बेस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और 2 वीक, 1 महीने में 11th स्टैंडर्ड के बेसिक चीज़ों को समझ सकते हो। कौन कौन से बेसिक चैप्टर्स आप लोग को अच्छे से आने चाहिए मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस से स्टार्ट करते हैं और उसी के साथ साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 11th स्टैंडर्ड के कौन कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने BK के कॉन्सेप्ट से। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं BK से रिलेटेड टॉपिक्स को वीडियो बना करके अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो देखो BK के अंदर जाने के पहले हम लोग को पहले उसके बेस को समझना पड़ेगा। BK है क्या, 12th स्टैंडर्ड में आने क्या वाले हैं, वो पहले हम लोग को चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए बना के रखा हुआ है 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स सिलेबस फॉर 2020-21। कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और उसका वेटेज प्रेडिक्शंस भी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग को ये देखो 10 चैप्टर आने वाले हैं, राइट, जिसमें से सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा फाइनल अकाउंट। और मैंने आप लोग को पहले ही बता के रखा हुआ है कि 12th स्टैंडर्ड में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसका बेस कहीं ना कहीं हमारा 11th स्टैंडर्ड से है लिंक्ड। ठीक है, तो अब आप देखोगे 10 चैप्टर को देख ले रहोगे, बोलोगे कि सर इसमें से तो सिर्फ एक ही टॉपिक है कि जो 11th स्टैंडर्ड से लिंक करता है, बाकी सब तो नए हैं। ठीक है, अगर बाकी सब नए हैं लेकिन उसका लिंक भी कहीं ना कहीं 11th स्टैंडर्ड में जाता है, मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो चलो ठीक है, फाइनल अकाउंट को मुझको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें
लेजर से रिलेटेड आप लोग के कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, पूरे लेजर से रिलेटेड रहेंगे। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा, बैलेंस शीट पढ़ा होगा। यस, वही पूरे कॉन्सेप्ट वापस से रिपीट होने वाले हैं। एक दो अकाउंट जो है लेजर से रिलेटेड वो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर होंगे, ठीक है। वो मैं चैप्टर को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो मैं पूरा बेस पहले क्लियर करके ही फिर मैं उस चैप्टर के अंदर सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, मैं प्रेडिक्शन बाद में बताता हूँ आप लोग को, पहले हम लोग चैप्टर को डिस्कस कर लेते क्या है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इज एनटीयू, इसका फुल फॉर्म है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अभी ये जो कॉन्सेप्ट है अगेन ये लेजर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगेन ये लेजर वाला कॉन्सेप्ट है। तो मतलब देखो, अगर मैं लेक्चर वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसका मतलब ये कि आप लोग का बेस जो है वो कहीं ना कहीं 11th स्टैंडर्ड से लिंक करता है, राइट। ओके, तो मतलब अगर आप लोग को लेक्चर अच्छे से आता होगा तो ये समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोग को। ओके, नेक्स्ट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो, अभी ये जो 3 चैप्टर आप लोग को दिख रहे हैं, मैं ओल्ड सिलेबस के बेसिस पर अगर मैं आप लोग को बताने जाऊँ तो ये 3 चैप्टर में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था वो था ये एडमिशन ऑफ पार्टनर, बराबर है। और ये जो 2 चैप्टर हैं दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन यही नॉर्मली एग्जाम्स में आते रहे। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के सिलेबस को अगर आप लोग देखो, 2014 से जो सिलेबस चेंज हुआ था 2013 के बाद, 2014 से लेकर के 2020 तक के एग्जाम्स में एडमिशन एवरी टाइम रिपीट हुआ है, और ये इसके ऑप्शन में आता है, बराबर है। तो हम लोग का ज़्यादातर फोकस जो रहेगा वो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में रहेगा, राइट। अच्छा, इस टाइम हम लोग देखते हैं, अगर हमारा एडमिशन हो गया रिटायरमेंट भी मैं करवा दूंगा अगर हमारा टाइम के हिसाब से सिलेबस होता है तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरीके से डिमांड होगा मैं डेथ ऑफ अ पार्टनर्स को भी कवर कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, एडमिशन ऑफ पार्टनर अगेन आप लोग का लेक्चर वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अच्छा, इसमें जर्नल एंट्रीज भी आते हैं, ठीक है, जर्नल एंट्रीज आना चाहिए, फिर ही आप लोग इस चैप्टर को सॉल्व कर पाओगे, इस टॉपिक को सॉल्व कर पाओगे। मतलब वापस से आप लोग का इस चैप्टर को 11 से लिंक करना पड़ेगा, और इसमें तो जर्नल एंट्रीज भी आने वाले हैं, बराबर है। अब तक के जो 2 चैप्टर थे ये लेक्चर से लिंक थे, लेकिन ये जो चैप्टर्स है इसमें आप लोग को जर्नल एंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को जर्नल एंट्री का बेस क्लियर नहीं है तो आप लोग को ये चैप्टर सॉल्व करने में थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। देखो, मेरा मानना क्या है, कोई चीज़ टफ है ऐसा नहीं है, करने वाले लोग बाय हार्ट करके भी करते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, अगर हम लोग को करना ही है अच्छे से समझ के करेंगे, बेसिक समझ के, बेस पूरा समझ के करेंगे, क्लियर करेंगे सारे कॉन्सेप्ट को, ताकि हम लोगों को वो टॉपिक क्लियर करने में ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। वरना चीज़ों को क्या है प्रेजेंट कर दिया जाएगा, अगर ऐसा सेंटेंस दिख रहा है तो उसका एंट्री यही आएगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग अपने बेस को पहले क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद में जा करके हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग का जर्नल एंट्री क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जर्नल एंट्रीज इन द सेंस बेसिक क्या है, परचेज के एंट्रीज क्या है, सेल्स के एंट्रीज क्या है, कैश रिसीव्ड के एंट्रीज क्या है, कैश पेड के एंट्रीज क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में कैपिटल के एंट्रीज क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए। फर्नीचर सोल्ड का एंट्री क्या है, फर्नीचर परचेज का एंट्री क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिकली आप लोग को आना चाहिए, और ये सारी चीज़ आप लोग को 11th स्टैंडर्ड में था, राइट। चलो ठीक है, तो ये टॉपिक भी आप लोग का क्लियर है। हम लोग को कौन से चैप्टर में फोकस करना है वो क्लियर है। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। अभी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप आप लोग को तब अच्छे से समझ में आएगा जब आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और ये चीज़ आप लोग का जर्नल और लेक्चर से बेस्ड है, मतलब ये भी आप लोग का जर्नल और लेक्चर से बेस्ड होगा, बराबर है। तो वापस से आप लोग 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आ गया, राइट। अच्छा चलो, बहुत ईजी चैप्टर है, लेकिन बहुत ईजी, अब तक जो भी हम लोग ने डिस्कस किया है सारे के सारे ईजी ही हैं, राइट। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्योर फॉर्म में आप लोग का मैक्सिमम पार्ट इसमें जर्नल एंट्रीज है, सिर्फ 10% लेक्चर होगा, एक पर्सन का लेक्चर बनाने बोल दिया जाता है, दैट्स इट, सिर्फ यही है इसके अंदर। मतलब मैक्सिमम पार्ट इसमें आप लोगों को जर्नल एंट्री है, और अगर मैक्सिमम पार्ट जर्नल एंट्री है इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज कंपनीज अकाउंट्स, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। अब इसमें आप लोग को सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स को फोकस किया गया है, इसमें मैक्सिमम पार्ट आप लोग का जर्नल एंट्री रहेगा, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्योर फॉर्म में थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्योर फॉर्म में थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड द लास्ट इज कंप्यूटर अकाउंटिंग। कंप्यूटर अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग टू बी डन इन कंप्यूटर, ऐसा समझ के चलो। ऐसे अकाउंट्स जो आप लोग को कंप्यूटर में
सॉल्व करने पड़ेंगे या कंप्यूटर में आप लोग को उसका इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा। अब हम लोग को शायद से इतना नॉलेज अगर है तो हम लोग को समझ में आता है कि कंप्यूटर में जो हम लोग अकाउंट्स सॉल्व करते हैं वो टैली से रिलेटेड है, बराबर है। अगर वो टैली से रिलेटेड है तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग का प्योर फॉर्म में टैली वाला कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप लोग को टैली अगर आता है, अगर आप लोगों ने छुट्टियों में क्लास लगा के रखा था कंप्यूटर्स की, उसमें टैली अगर आप लोगों ने सीखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट भी है इसके अंदर भी कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है, ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ठीक है, ये प्रीवियस के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताने जाऊं तो वो इसके ऑप्शन में आता था, इसके ऑप्शन में आता था, राइट। और ये जो चैप्टर है ये इसके ऑप्शन में आता था, ओके। अब आप लोग को अगर प्रीवियस सिलेबस का प्रीवियस सब्जेक्ट्स मतलब प्रीवियस चैप्टर्स का अगर आइडिया है तो आप तो बोलोगे कि नहीं सर ये जो है ये सिंगल एंट्री के और इसमें आता था, ऑप्शन में आता था। अब सिंगल एंट्री तो है नहीं, ठीक है, ये पहले भी था, ये ओल्ड सिलेबस में भी था ये चैप्टर, ठीक है। सिंगल एंट्री है नहीं, सिंगल एंट्री अब 11th स्टैंडर्ड में आ गया है। अब इस चैप्टर को उन लोगों ने कहीं ना कहीं कंपलसरी कर दिया। अगर आप लोग देखोगे प्रीवियस सिलेबस को तो ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स जो कॉन्सेप्ट है ये आता था इसके ऑप्शन में, ये जो चैप्टर है वो इसके ऑप्शन में आता था, ठीक है। मतलब सिंगल एंट्री अब हट गया, इसको उन लोगों ने कंपलसरी में बना दिया। अगर इसको कंपलसरी में बना दिया तो सिंगल एंट्री का ऑप्शन में कौन सा आता था, ये आता था। अब अगर ये कंपलसरी आ गया तो इसके ऑप्शन में ये आएगा, राइट। अब इसके ऑप्शन में ये चैप्टर आता था, अब इसके ऑप्शन में तो ये चैप्टर निकल गया क्योंकि ये दोनों अब ऑप्शन में आने वाले हैं, तो इसके ऑप्शन में आएगा क्या, ये आने के चांसेस हैं। समझ में आ रहा है। फिलहाल तो अभी प्रॉपरली पेपर पैटर्न आया नहीं है, ठीक है, पेपर पैटर्न आया नहीं है, मार्क्स वेटेज आया है नहीं प्रॉपरली, ठीक है। तो हम लोग अपना सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग को अभी भी इस ईयर में भी, अपकमिंग ईयर में भी आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड इतने टेंशन नहीं लेकर के चलने हैं। आप लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा ये पहला 8 चैप्टर पर ही आप लोग को फोकस करना है। देखो स्मार्ट स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग को उसको छोड़ देना है, लेकिन स्मार्ट स्टडी भी अपने को करना पड़ेगा और स्मार्ट स्टडी आप लोग को अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। स्मार्ट स्टडी अगर आप लोग करोगे कम टाइम में आप लोग का अच्छा खासा वर्क हो जाएगा, स्टडीज हो जाएगा, अच्छा मार्क्स को आप लोग फोकस कर सकते हो। तो इस हिसाब से हम लोग को समझ के भी चलना है, राइट। अच्छा, अब प्रेडिक्शन अगर हम लोग करें कि भाई कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ 100 मार्क्स के हिसाब से, राइट। तो 100 मार्क्स के हिसाब से अगर हम लोग फोकस करने को जाए 100 मार्क्स के हिसाब से, तो हम लोग को मालूम है कि इसमें से 20 मार्क्स का जो है वो आप लोग को इंटरनल वाइवाज में आने वाले हैं। अब बच गया आप लोग का 80 मार्क्स, ठीक है, 80 मार्क्स। अब ये 80 मार्क्स किस तरीके से डिवाइड हो सकते हैं आप लोग के, ओके। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स, इसको अभी भी हम लोग 15 मार्क्स कंसिडर करके चलेंगे। देखो प्रीवियस ईयर सिलेबस में ऑब्जेक्टिव्स है ना गिन चुन के 3-4 होते थे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक होता था, मैचअप्स होते थे, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स और वन वर्ड होता था। लेकिन इस बार 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस से अगर आप लोग देखने को जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑड में नाउन डाल करके रखा हुआ है और भी अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स डाल के रखे हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव जो 15 मार्क का है एक्चुअली क्या क्या चीज को कवर करेगा, ठीक है। फिलहाल मतलब प्रीवियस ईयर सिलेबस में 5 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आते थे जिसमें से तुम लोग को एनी 3 लिखना होता था। 5 अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आते थे जिसमें से आप लोग को 3 एनी 3 लिखना होता था, राइट। तो उसको हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, वो मैं आप लोग को एक टाइम के बाद में प्रॉपरली सेटअप करके जब अपने पास प्रूफ के साथ में ये होगा तो मैं आप लोग को मार्क वेटेज के हिसाब से बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होता था वो आप लोग का सिंगल एंट्री होता था, लेकिन इस बार मुझको लग रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। जो आएगा 8 मार्क के लिए, राइट। एक ही सम आता है 8 मार्क के लिए, दैट्स इट। टारगेट है इसका 15 to 18 मिनट में इस सम को सॉल्व करना होता है, हो जाएगा पॉसिबल, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। 10 मार्क्स का टारगेट होता है, राइट। 10 मार्क्स का टारगेट होगा, ओके। ये भी इजी चैप्टर है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस जनरल एंट्रीज आप लोग के क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर,
ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर 10 मार्क्स का आता है, ये 10 मार्क्स के आएंगे। ओके, नेक्स्ट विल बी, अच्छा इसके साथ में ये ऑप्शन में आएगा, ये सारे चैप्टर्स जो रहेंगे ये ऑप्शन में रहेंगे, राइट। मतलब प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ या प्रेडिक्शन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि ये जो चैप्टर्स रहेंगे ऑप्शन में रहेंगे। तो अगर हम लोग अभी भी एडमिशन पे टारगेट करेंगे तो वो 10 मार्क्स का ही आने वाला है। मान के चलो कि एडमिशन नहीं आया, रिटायरमेंट और डेथ आएगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। मतलब इसमें कैसा रहता है, 3 में से कोई एक करना होता है, ऐसा नहीं होता है। 3 में से कोई 2 चैप्टर का सम आता है और 2 में से कोई एक करना होता है फॉर 10 मार्क्स, राइट। चलो ठीक है, तो एडमिशन को कंसिडर करके चलते हैं। अब तक वो इंपॉर्टेंट रहा है तो हम लोग उसी को कवर करके चलेंगे। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स के लिए आता है और मैंने आप लोगों को बता के रखा है कि मोस्ट प्रोबेबली यही आप लोग को इसके ऑप्शन में आने के चांसेस है। तो या तो ये 10 मार्क्स या तो ये 10 मार्क्स, दोनों में से कोई एक करना होगा, राइट। फिर नेक्स्ट जो रहता है डिसोल्यूशन के बाद में, दैट विल बी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ठीक है। अच्छा, ये जो रहेगा चैप्टर, ये आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 12 मार्क्स का होगा, राइट। और फिर लास्ट चैप्टर जो रहेगा ये रहेगा आप लोग का फाइनल अकाउंट, ये होता है 15 मार्क्स का। तो अभी चलो इसको काउंट कर लेते हैं हम लोग। ओके, 15 + 15 30 हो गया, 30 + 20 50 हो गया, 60 70 80। इस तरीके से आप लोग का 80 मार्क्स का पैटर्न इस तरीके से हो सकता है, बराबर है। तो मतलब फाइनल अकाउंट जो है ये 15 मार्क्स का होगा, एनपीओ जो है ये 12 मार्क्स का होगा, ये 10 मार्क्स का होगा। ओके, ये भी 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का, और ये ऑप्शनल में चला जाएगा, ठीक है। तो 15 + 12 27, 37 47 57, 57 + 8 57 + 8 65, 65 + 15 ऑब्जेक्टिव 80 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का जो सिलेबस है, इस तरीके से आप लोग का पेपर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ओके, अपकमिंग ईयर्स के लिए भी। तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि सर सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो फाइनल अकाउंट का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सर नेक्स्ट एनपीओ इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सब लोग का इक्वल है। एक चीज़ मैं आप लोग का आज ही बता देता हूँ, इस चैप्टर को ज़रा सा भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, इस चैप्टर को ज़रा सा भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये चैप्टर लास्ट ईयर तक, भले यहाँ पर आप लोगों को 10 मार्क्स का दिख रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आप लोगों को बताया कि 5 में से 3 करना होता है, बराबर है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस पे टारगेट करोगे, फिलअप्स पे, ट्रू और फॉल्स पे, और 1 वर्ड पे, राइट। बाकी के 2 ऑब्जेक्टिव्स कौन से आते हैं, आंसर इन 1 सेंटेंस नहीं लिखोगे, मेरे को पता है, बराबर है। क्योंकि वहाँ पर अगर एक भी वर्ड रॉन्ग हो जाता है तो मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। फिलअप्स में कैसा रहता है, ऑप्शन दिए रहते हैं, सीधा सीधा आंसर लिख दो, वही का वही हो जाता है, कोई इशू नहीं। अच्छा, मैचअप्स या ट्रू और फॉल्स जो होता है वो भी इजी होता है, सेंटेंस हम लोग को पता रहता है, कर लेते हैं हम लोग। फिर 1 वर्ड, ठीक है, 1 वर्ड का रहता है तो उसमें इतना प्रोबेबिलिटी नहीं होता कि आप लोग का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, होने वाले लोग के होते भी हैं, लेकिन आंसर इन 1 सेंटेंस के कंपैरिजन में 1 वर्ड ज़्यादा बेटर होता है, बराबर है। अच्छा, अब जो 2 ऑब्जेक्टिव्स बच गए उसमें से एक आंसर इन 1 सेंटेंस बता दिया मैंने, और जो बाकी का जो लास्ट वाला बचा वो इस चैप्टर का होता है 5 मार्क का, राइट। 5 मार्क का ही तो आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स आप लोग को, एनी 3, बराबर है। तो इस चैप्टर का 5 मार्क का होता है, मतलब ये 10 + 5 15 मार्क का ये चैप्टर भी आता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 5 मार्क का तो अपने आप में अलग आता है, फॉर्मेट आता है इसका फॉर्मेट आता है, बराबर है। और उसके अलावा फिलअप्स में अगर एक ऑब्जेक्टिव आ गया, या ट्रू और फॉल्स में एक ऑब्जेक्टिव आ गया, या 1 वर्ड में एक ऑब्जेक्टिव आ गया, वो अलग। मतलब देखने को जाएंगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है 10 मार्क का सम्स के हिसाब से आएगा, 5 मार्क का फॉर्मेट के हिसाब से आएगा। एक फॉर्मेट आता है, उसको बनाना होता है आप लोग को, वो मतलब ये 5 में से जो 5th वाला रहता है वो फॉर्मेट अपने आप में अलग ही हो, ठीक है, वो फॉर्मेट बनाना होता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स लोग फॉर्मेट पर भी ज़्यादा टारगेट करते हैं, मतलब उनका क्या मानना होता है कि 5 में से 3 नहीं 4 अटेम्प्ट करके आते हैं, तो जो चौथा वाला होता है वो फॉर्मेट होता है इसका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, समझ में आ रहा है। तो 10 मार्क का सम्स, 5 मार्क का फॉर्मेट और 1-2 मार्क का ऑब्जेक्टिव, मतलब 17 मार्क का यह चैप्टर आने के चांसेस होते हैं। अब ऑफकोर्स इसका भी वही चांसेस होगा, बराबर है।
तो ये चैप्टर और ये चैप्टर दोनों इक्वल वेटेज के कहीं ना कहीं बन जाते हैं। और ये चैप्टर अगर 12 मार्क का है तो इसका भी 1-2 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता होगा, बराबर है। तो ये जो 3 चैप्टर है, ठीक है, ये जो 3 चैप्टर है ये आपको ज़्यादा मैक्सिमम वेटेज के लिए आता है। और रही बात इनकी, आपको ये 10 मार्क का है तो 12 मार्क विद ऑब्जेक्टिव्स आता होगा, बराबर है, विद ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो सिलेबस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है 2020-21 के लिए। अब मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो कोई चैप्टर से रिलेटेड होगा। कमेंट कॉलम में अगर आप लोग का कोई डिमांड है इनमें से कौन सा चैप्टर चालू करना है तो कमेंट कॉलम में आप लोग लिख के बता सकते हो कि कौन सा चैप्टर हम लोग शुरू करें, ठीक है। बट मेरा मानना है, मेरे तरफ से मैं बता देता हूँ, मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसका बेस आप लोग का 11th स्टैंडर्ड से लिंक्ड है, ठीक है। तो हो सकता है कि पहले हम लोग थोड़ा सा बेस 11th स्टैंडर्ड का देखें और फिर ये चैप्टर चालू करें। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू थिंक दैट वी शुड स्टार्ट विद द अनदर चैप्टर और एनी न्यू चैप्टर, यू कैन जस्ट पुट योर कमेंट इन द कमेंट कॉलम और उस हिसाब से हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो चैप्टर के कमेंट आएंगे उस चैप्टर को हम लोग शुरू कर देंगे। टिल देन बस आप लोग के नोट्स आप लोग को तैयार करके रखने हैं, सारी चीज़ों के साथ में तैयार रहो ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आप लोग का स्टडी शुरू हो जाए, ठीक है। हाई टाइम हो रहा है, मई मंथ चालू हो गया, जून जुलाई में आप लोग के कॉलेजेस चालू हो जाएंगे और फिर फेब मार्च आ जाते आप लोग का एग्जाम्स भी फॉर श्योर सेटअप हो जाएगा। तो कम से कम अब ये एक सब्जेक्ट तो है नहीं, इसके अलावा आपके बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, उस पर भी आप लोग को ग्रिप बनाना है, बराबर है कि नहीं। तो चलो ठीक है, मैं वीडियो कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर से रिलेटेड होगा। टिल देन टेक केयर।